वेलकम टू यूपीएससी आईएएस सिविल इंजीनियरिंग चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट आरसीसी। इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन, लिमिट स्टेट मेथड एंड वर्किंग स्टेट मेथड। फिर हम पढ़ेंगे लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स एंड शियर। फिर हम पढ़ेंगे बॉन्ड एंड एनक्रोच। फिर हम टॉर्सन्स, डिज़ाइन ऑफ बीम एंड स्लैब, कॉलम एंड फुटिंग। इसको हमने दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर रखा था, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर हम ये वाले पार्ट्स एंड हम जो सेकंड पार्ट के ऊपर सबसे पहले प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट, एनालिसिस ऑफ प्री स्ट्रेस एंड बेंडिंग स्ट्रेस, लूजेस इन प्री स्ट्रेस, डिफ्लेक्शन इन प्री स्ट्रेस्ड बीम एंड मिसलेनियस कंक्रीट टेक्नोलॉजी एंड अदर्स IS 456 रिकमेंडेशंस। ये हम सेकंड पार्ट के ऊपर पढ़ेंगे। हमने आरसीसी को टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रखा है। तो पहले पार्ट में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे इसका इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहली चीज़ देखते हैं कि हमारा जो प्लेन कंक्रीट है वो क्या है। हम आरसीसी के ऊपर तो बात करेंगे क्योंकि रीइंफोर्स्ड है। हम पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ प्लेन कंक्रीट। हमारा प्लेन कंक्रीट क्या है। तो प्लेन कंक्रीट हमारा होता है सैंड प्लस ग्रेवल प्लस सीमेंट प्लस वाटर। ग्रेवल में हमारे एग्रीगेट्स आ जाते हैं, सैंड में हमारी मिट्टी, सीमेंट एंड वाटर। इन सबको जब हम मिक्स करते हैं तो हमारे पास आता है ओनली कंक्रीट। ये हमारा होता है प्लेन कंक्रीट। ये हमारी हुई प्लेन कंक्रीट। अब जो ये कंक्रीट है ये हमारा कंप्रेशन में तो स्ट्रॉन्ग होता है कंप्रेशन में, लेकिन वीक होता है ये टेंशन में। टेंशन फोर्सेस के अंदर ये हमारा जो कंक्रीट होता है ये वीक होता है, वीक इन टेंशन एंड स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन। अब जो हमारी ये प्लेन कंक्रीट है ये कहाँ यूज़ होता है। ये प्लेन कंक्रीट हमारा यूज़ होता है मास कंस्ट्रक्शन वर्क्स। बड़े बड़े कामों में ये यूज़ किया जाता है, जैसे कि डैम्स वगैरह में मास कंक्रीट वर्क्स में ये प्लेन कंक्रीट यूज़ होता है। अब जब जो कंक्रीट है हमारा वो टेंशन में वीक है, तो हम अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे, अगर वो स्ट्रक्चर हमारा टेंसाइल लोड्स ले रही है, कंप्रेशन में तो चलो ठीक है ये कंक्रीट हमारा झेलेगा, लेकिन अगर कोई स्ट्रक्चर हमारा टेंशन लोड भी ले रहा है तो वहाँ पे ये फेलियर शो करने लग जाएगा, और हम ये नहीं चाहते कि हमारा कंक्रीट फेलियर शो करे। इसीलिए हमने सबसे पहले आरसीसी को इंट्रोड्यूस किया। आरसीसी में क्या होता है, कंक्रीट तो होता ही है, प्लस में हम उसमें अंदर स्टील बार्स मिला देते हैं। स्टील बार्स जो होते हैं वो डक्टाइल नेचर के होते हैं। अब वो डक्टाइल नेचर के हैं इसीलिए वो गुड इन टेंशन होते हैं। गुड इन टेंशन। जो डक्टाइल मटेरियल होते हैं वो ज़्यादा डिग्री ऑफ प्लास्टिसिटी शो करते हैं, वो ज़्यादा डिफॉर्मेशन शो करते हैं। जो डक्टाइल मटेरियल होते हैं वो ज़्यादा डिफॉर्मेशन शो कर जाते हैं। जो कंक्रीट हमारा आता है वो ब्रिटल नेचर का होता है, उसके अंदर ज़्यादा डिफॉर्मेशन नहीं होता है। उसको अगर हम टेंशन में ले लेते हैं तो वो ब्रेक कर जाएगा, वो फेलियर शो कर देगा। इसीलिए हम कंक्रीट के स्लैब के अंदर हम स्टील के रीइंफोर्समेंट कर देते हैं। जो डक्टाइल मटेरियल होता है वो टेंशन में अच्छा होता है। तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर में ये चीज़ निकल के आई उसको अपन बोलते हैं आरसीसी। ये हमारे स्टील के सरिये होते हैं इसके अंदर, और ये हमारा कंक्रीट होता है, तो इसको अपन बोलते हैं आरसीसी। अब हम एक चीज़ देखते हैं कि हमने जो ये यूज़ लिया है यहाँ पे मेटल, ये स्टील ही क्यों लिया है। स्टील हमने इसलिए लिया है क्योंकि जो ये स्टील है एक तो वो हमें बहुत ही जल्दी मिल जाता है, इजीली अवेलेबल हो जाता है, इकोनॉमिक भी रहता है, ये हमारे लिए इजीली अवेलेबल भी है, और इसका जो थर्मल कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है वो हमारे कंक्रीट के लगभग सेम सा होता है। ये सबसे मेन चीज़ है क्योंकि हम स्टील यूज़ क्यों लेते हैं, उसकी सबसे जो मेन रीज़न है वो यही है कि उनका जो थर्मल कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है वो स्टील एंड कंक्रीट के केस में, दोनों के केस में लगभग बराबर होता है। इसीलिए जब भी हमारे स्ट्रक्चर में टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो कंक्रीट और हमारा जो स्टील है
ये दोनों लगभग एक जितना ही एक्सपेंड होंगे, जिससे हमारे फेलियर के चांसेस कम हो। अगर हम कोई और मटेरियल यूज ले लें जिसका अल्फ़ा बहुत ज़्यादा है, लेट अस सपोज हमारा ये स्ट्रक्चर था, ये हमने एक लार्जर अल्फ़ा वैल्यू का मटेरियल यूज़ कर लिया। अब जैसे ही टेम्परेचर चेंज होगा तो हमारा कंक्रीट है वो लगभग अगर इतना डिफॉर्म हुआ है और ये हमारा निकल के यूँ निकला है बाहर एक्सपेंड करके, तो फिर हमारा ये फेलियर शो करेगा। इसीलिए हम यूज़ करते हैं स्टील, जिसका थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन क्या होता है, कंक्रीट के लगभग बराबर होता है। इसीलिए वो लगभग इक्वली ही हमारा डिफॉर्म होता है, दोनों बराबर साइज़ में ही ये डिफॉर्म होते हैं। इसीलिए हमारे फेलियर के चांसेस कम हो जाते हैं। इसीलिए हम स्टील को यूज़ लेते हैं हमारे आरसीसी के अंदर। अब क्या होता है कि हमारा ये कंक्रीट का एक स्लैब है, ये हमारा एक कंक्रीट का स्लैब है और इसके अंदर हमने यहाँ पे एक स्टील डाल दिया। अब इसको जब हम फोर्सेस में डालेंगे, जब हमने इसमें फोर्सेस दिए यूँ कुछ इस प्रकार से, तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से बेंड हो जाएगा। तो ये हमारा कंक्रीट कुछ इस प्रकार से बेंड होगा और उसके अंदर यहाँ पे हमारा स्टील का रीइंफोर्समेंट है। तो हमें पता है कि ये वाली जो साइड होगी ये कंप्रेशन साइड होगी, ये हमारी टेंशन साइड होगी। यहाँ पे हमारे फोर्सेस हैं, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे कंप्रेशन है, यहाँ टेंशन है। अब हमारा कंक्रीट टेंशन में वीक है, इसीलिए हम इस स्टील को टेंशन साइड में रखेंगे, जिससे क्या होगा कि कंप्रेशन में तो चलो कंक्रीट हमारा स्ट्रॉन्ग है, ये यहाँ पे झेल लेगा, लेकिन यहाँ पे क्रैक्स आने लग जाएंगे। लेकिन स्टील के होने से क्या होगा कि स्टील हमारा एक डक्टाइल नेचर का मटेरियल है, इसीलिए यहाँ पे क्रैक्स नहीं होगा, क्योंकि ये टेंशन में अच्छा होता है। तो ये सारा का सारा टेंशन ये स्टील झेल लेगा और कंप्रेशन हमारा कंक्रीट झेल लेगा और हमें एक मजबूत स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। जो हमारा फाइनल रिजल्ट होगा वो अच्छा होगा। अगर वहाँ पे स्टील हम यूज़ नहीं करते हैं तो हमारे कंक्रीट के अंदर क्रैक्स आ जाएंगे, क्योंकि हमारा कंक्रीट टेंशन में अच्छा नहीं होता है। इसीलिए हम स्टील को प्रीफर करते हैं। अब इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो हम कैसे निकालते हैं। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, अब ये कंप्रेसिव नेचर में अच्छा है, तो हम इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ किस तरह से निकालेंगे। इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो हम किस टाइप से निकालेंगे। तो हम क्या करते हैं कि यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन लेते हैं, यूटीएम, जिसके अंदर क्या होता है कि हम ऐसे ब्लॉक्स बनाते हैं कंक्रीट के हम ब्लॉक्स बनाते हैं 115 to 115 to 150 के, और हम उसको एक यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में देते हैं जिसके एक बेस होता है और ऊपर से यहाँ से हमारा लोड आता है, और ये हमारा एरिया हो जाएगा 115 to 150। इस एरिया के ऊपर ये लोड लगेगा। अब जिस लोड पे ये हमारे क्रैक शो कर दे, डिफॉर्म हो जाए, तो वहाँ पे जो स्ट्रेस की वैल्यू होगी सिग्मा P/A, वो हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो जाएगी। तो अब हम इसमें क्या करते हैं कि 6 क्यूब बनाते हैं, 6 क्यूब्स। सबसे पहले उसकी हम मोल्डिंग करते हैं। कंक्रीट का एक कोई भी आयरन वगैरह का कोई एक मोल्ड लिया कुछ इस टाइप से, फिर उसके अंदर हम ऐसे कंक्रीट डालते हैं और हमें रिजल्ट में क्या मिलता है, कुछ इस टाइप का कंक्रीट बॉक्स। यहाँ पे कंक्रीट का एक क्यूब मिल गया हमें 115 to 150 का। अब हम इसको क्या करेंगे, पहले तो 24 घंटे इसके अंदर रखेंगे मोल्ड के ऊपर, तभी हमें ये सॉलिड मिलेगा। फिर हम इसकी 7 दिन तक क्यूरिंग करते हैं, 7 दिन तक इसमें हम पानी का छिड़काव करते हैं। फिर 7 दिन के बाद हम इसको टेस्ट करते हैं यहाँ पे यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में, और क्रैक शो करे तो वो हमारी एक स्ट्रेंथ मानेगी। फिर हम 28 डेज़ बाद देखेंगे, वो हमारी एक और स्ट्रेंथ निकल के आएगी। अब ये जो स्ट्रेंथ होती है ये हमारी टोटल स्ट्रेंथ 70% के बराबर गेन कर लेता है कंक्रीट, और हम देखते हैं कि 28 डेज़ में जो हमारी कंक्रीट जो स्ट्रेंथ शो करता है वो 99% तक यूज़ कर लेता है।
जो इसका हम टेम्परेचर यूज़ करते हैं वो नॉर्मली रूम टेम्परेचर यूज़ करते हैं 27 ± 2 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसमें एक पॉइंट और होता है, वो पॉइंट क्या है कि जो इंडिविजुअल रिज़ल्ट है, जो हमारा इंडिविजुअल रिज़ल्ट है वो हमारे एवरेज रिज़ल्ट से, क्योंकि यहाँ पे हम 3 क्यूब की टेस्टिंग करते हैं, यहाँ पे भी हम 3 क्यूब की टेस्टिंग करते हैं, तो हमारा जो एवरेज रिज़ल्ट से 15% के बीच में वो रहना चाहिए। लेट सपोज उसकी एवरेज ए आ रही है तो 15% कम या फिर 15% ज़्यादा, हमारा इंडिविजुअल रिज़ल्ट भी इसके बीच में ही लाई करना चाहिए। ऐसा ना हो कि यहाँ एवरेज आ रहा है और हमारी वैल्यू एक ये आ रही है और दूसरी यहाँ आ रही है कुछ, इसका भी तो एवरेज यही होगा, वो हम यूज़ नहीं करेंगे, वो हमारा एक फेलियर होगा, टेस्ट का फेलियर होगा। ये 15% के आस प्लस में या 15% के माइनस में ही हमारा इंडिविजुअल रिज़ल्ट आना चाहिए एवरेज से। अब जो हमें आरसीसी है वो हमें क्यों प्रेफर करते हैं? आरसीसी हम क्यों प्रेफर करते हैं? क्योंकि वो ज़्यादा ड्यूरेबल होती है, प्लेन कंक्रीट के मुकाबले ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी होती है, उसकी ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, क्योंकि जो स्टील है उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है हमारे कंक्रीट के मुकाबले। वो अगर उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो वो ज़्यादा फायर रेजिस्टेंस होगा, ज़्यादा सिस्मिक रेजिस्टेंस होगा, ज़्यादा अर्थक्वेक पे वो सिस्मिक्स वाइब्रेशंस वगैरह झेल सकता है, और वो लीक प्रूफ होगा, तभी वो ड्यूरेबल है। तो ये सारी चीज़ें हमारी आरसीसी के अंदर होती है। तो इसके अंदर कुछ खामियां भी होती है कि इसका स्ट्रक्चर है वो स्टील के प्रेजेंस के कारण बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, और इसके अंदर हमें स्किल्ड लेबर की भी ज़रूरत होती है। इसके अंदर हमें स्किल्ड लेबर की भी ज़रूरत होती है। अब हमारे आगे एक पॉइंट आता है कि ग्रेड, व्हाट आर द ग्रेड ऑफ कंक्रीट्स। ग्रेड ऑफ कंक्रीट, तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट में हमारे आते हैं M5, M10, M15, M20, 25, 30, कुछ इस टाइप से हमारे आते हैं ग्रेड ऑफ कंक्रीट। जो हमारा M है वो डिनोट करता है मिक्स को, मिक्स M हम करते हैं मिक्स से, और जो ये आगे नंबर्स लिखे हैं हमारे 5, 10, 15, 20, 25, 30, ये होती है हमारी वो हमारी होती है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, वो हमारी होती है न्यूटन पर mm² के अंदर। तो जो अगर M5 हम यूज़ कर रहे हैं तो वो होगा M5 कंक्रीट जिसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या है 5 न्यूटन पर mm²। और कंक्रीट की जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है वो हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। और जो हमारी स्टील की जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है वो हमारी होती है टेंसाइल स्ट्रेंथ। इसको हम FCK से लिखते हैं और स्टील वाले को हम लिखते हैं FY से। अब जो हमारे मिक्स होते हैं, ये मिक्स जो हमने यूज़ लिया था वो मिक्स भी दो तरीके के होते हैं। एक हमारा होता है नॉमिनल मिक्स और एक हमारा होता है डिज़ाइन मिक्स, जिनको हम थोड़ा सा आगे जाके डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर। अब जो हमारा जो M5 होता है, M5, M10 और M15, इनको अपन बोलते हैं नॉर्मल कंक्रीट। जो हमारे M20 एंड M25 होते हैं ये होते हैं स्टैंडर्ड कंक्रीट। स्टैंडर्ड कंक्रीट। और जो हमारे M60 से ज़्यादा होते हैं, ये M55 तक, जब M60 से ज़्यादा हो वो हमारे होते हैं हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। तो M20 से M55 तक हमारे होते हैं स्टैंडर्ड कंक्रीट।
अब हमारे अगला पॉइंट आता है एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। हमारे IS कोड जो हम RCC के अंदर यूज़ करते हैं वो हमारा होता है IS 456/2000। इसके अंदर कुछ एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया दे रखे हैं कि कब हम कंक्रीट को एक्सेप्ट करेंगे, कब वो हमारा डिक्लाइन हो जाएगा, कब हम उसको एक्सेप्ट करेंगे और वर्क के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो उसने सबसे पहले M15 से नीचे वालों के लिए बताया और देन M20 से ऊपर वालों के लिए। तो इसने बताया कि जो कंक्रीट है हमारा वो इंडिविजुअल टेस्ट रिज़ल्ट उसने 2 कॉलम बनाए हुए हैं, एक इंडिविजुअल का और एक एवरेज का, एवरेज टेस्ट रिज़ल्ट। ये हमारे 2 कॉलम थे। जो M15 है उसमें इंडिविजुअल जो स्ट्रेंथ आनी चाहिए वो FCK -3 Nm/mm² से ज़्यादा आनी चाहिए, और जो हमारा एवरेज टेस्ट रिज़ल्ट है वो हमारा मैक्सिमम ऑफ FCK + 0.825 टाइम्स सिग्मा एंड FCK + 3। इन दोनों में से जो ज़्यादा होगा, इन दोनों वैल्यूज़ में जो ज़्यादा होगा उस वैल्यू से भी ज़्यादा आना चाहिए हमारा एवरेज टेस्ट रिज़ल्ट, और जो हमारा इंडिविजुअल टेस्ट रिज़ल्ट है वो इस वैल्यू से ज़्यादा आना चाहिए। मतलब अगर M15 कंक्रीट हम यूज़ कर रहे हैं तो FCK की वैल्यू जो हमारी आ जाएगी वो 15 - 3, मतलब इंडिविजुअल टेस्ट रिज़ल्ट हमारा 12 Nm/mm² से ज़्यादा आना चाहिए, तभी हमारे उस कंक्रीट को हम यूज़ ले सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये क्राइटेरिया भी उसके अंदर फुलफ़िल होना चाहिए। अब ये सिग्मा है, ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है, इसकी वैल्यूज़ भी फिक्स होती है हमारे ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए। जैसे हमारे M5, M10 और M15 इनके लिए जो सिग्मा चाहिए वो सिग्मा की वैल्यू थी वो 3.5 होती है। M10 और M25 तक के लिए 4 होती है, और M25 से ज़्यादा के लिए हमारी ये वैल्यू 5 होती है। तो ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। तो अब हम FCK की मतलब यहाँ पे 15 की वैल्यू डालेंगे, 15 + 0.825 टाइम्स 3.5 एंड 15 + 3, तो ये आ गया 18, और इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब हम देखेंगे कि इन दोनों में से कौन सी वैल्यू ज़्यादा है। जो वैल्यू ज़्यादा आएगी उससे भी ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब हमारा कंक्रीट जब भी पास होगा जब वो वैल्यू इंडिविजुअल टेस्ट रिज़ल्ट इससे ज़्यादा हो, मतलब 12 से ज़्यादा हो इंडिविजुअल की, और एवरेज टेस्ट रिज़ल्ट मतलब इन दोनों में से जो सबसे ज़्यादा होगा उससे भी ज़्यादा हो। ये दोनों क्राइटेरिया जब आपस में यूनियन नहीं, ये दोनों क्राइटेरिया हमारे पास होने चाहिए। ऐसा ना हो कि एक पास हो रहा है दूसरा फेल हो रहा है, दोनों क्राइटेरिया पास होने चाहिए, तभी हमारा वो कंक्रीट स्ट्रक्चर के अंदर बनाने में यूज़ किया जा सकता है। और M20 के केस में हमारा जो कॉलम 1 है वो FCK -4 है, हमारी स्ट्रेंथ इंडिविजुअल टेस्ट रिज़ल्ट इससे ज़्यादा आना चाहिए, और जो हमारा एवरेज टेस्ट रिज़ल्ट है वो आना चाहिए FCK + 0.825 टाइम्स सिग्मा एंड FCK + 4। इन दोनों में से जो ज़्यादा होगा उससे भी ज़्यादा आना चाहिए हमारा एवरेज टेस्ट रिज़ल्ट, एंड FCK -4 मतलब इंडिविजुअल टेस्ट रिज़ल्ट FCK -4 से ज़्यादा आना चाहिए। तो हम ये चीज़ कह सकते हैं कि जो हमारा कंक्रीट है वो कब कंस्ट्रक्शन में यूज हो सकता है, तो वो कंस्ट्रक्शन में यूज तभी हो सकता है जब हमारे कॉलम 1 के क्राइटेरिया एंड कॉलम 2 के क्राइटेरिया से हमारी स्ट्रेंथ ज़्यादा आ रही हो। कुछ इस टाइप से अगर हम लिखें कि इंडिविजुअल टेस्ट रिज़ल्ट जो स्ट्रेंथ है, strength of concrete should be greater than or equal to column 1. Average test result strength is greater than equal to column 2. अब जब ये क्राइटेरिया और ये क्राइटेरिया दोनों फुलफिल होंगे तभी हमारा जो कंक्रीट है वो यूज़फुल है, जिससे हम
यूज़ कर सकते हैं हमारे स्ट्रक्चर बनाने के लिए। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ होती क्या है, व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ FCK। आखिरकार ये FCK होती क्या है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। इट इज द स्ट्रेंथ, it is the strength below which not more than 5% of test result expected to fail when distributed on normal distribution curve। अब हम इसको समझते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती क्या है। लेट अस सपोज हम यूज़ कर रहे हैं M25, एक कंक्रीट मिक्स 25 जिसकी कैरेक्टरिस्टिक है। लेट अस सपोज हम ये यूज़ कर रहे हैं। हमने इसके 100 क्यूब बनाए, हमने कोई कंक्रीट था उसके 100 क्यूब बनाए। अब जो हमारे 95 क्यूब्स, लेट अस सपोज 96 क्यूब जो थे हमारे, उनकी स्ट्रेंथ 25 से ज़्यादा आ रही थी, और जो हमारे 4 क्यूब थे उनकी स्ट्रेंथ 25 से कम आ रही थी। अब 100 के जो 5% है, तो यहाँ इसका कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा 5% तक हमारी वैल्यू कम आ सकती है। 6% भी हो गए, लेट अस सपोज अगर यहाँ पे 6 क्यूब हो गए जिनकी स्ट्रेंथ 25 से कम है, तो हमारी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ 25 नहीं होगी। अगर 4 है तो हम कह सकते हैं कि भाई हमारी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या है, कंक्रीट की 25। तो फिर हमारी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या हुई कि ऐसी स्ट्रेंथ जहाँ पे हमारे 5% से ज़्यादा टेस्ट फेल ना हो। मैक्सिमम 5% तक हमारे टास्क फेल हो सकते हैं, 95% हमारे पास होने ही चाहिए। मतलब 90, अगर 100 क्यूब यूज़ ले रहे हो तो 95 क्यूब की स्ट्रेंथ हमारे 25 से ज़्यादा आनी चाहिए, तभी हम उसको बोल सकते हैं कि उसका जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है वो 25 है। और हम ये 25 कहाँ से नोट करेंगे, हमारी UTMC यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारी हो गई कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। अब अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाए हम, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कुछ इस टाइप से होता है, जिसमें यहाँ पे हमारी होती है फ्रीक्वेंसी और यहाँ हमारी है स्ट्रेंथ। तो ये हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है। और अब यहाँ पे हम जब 5% पे एक लाइन खींचेंगे, ये हमारी 5% पे, तो ये हमारी आएगी FCK कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, और ये हमारी आएगी FM मेन स्ट्रेंथ। और जो ये गैप है ये है 1.65 टाइम्स सिग्मा, इतना। तो हम बोल सकते हैं कि जो FCK है वो किसके बराबर है, FM माइनस 1.65 टाइम्स सिग्मा। सिग्मा हमारा क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन, जिनकी वैल्यूज़ अभी हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली थी, कौन से ग्रेड के लिए कितनी होती है ये हमारी। तो ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ का जो कंसेप्ट है वो हो गया। अब हम जब क्यूब बनाते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ चेक करने के लिए, तब हम क्यूब की 7 दिन तक क्यूरिंग करते हैं, उसके ऊपर पानी का छिड़काव करते हैं। अगर 7 दिन तक नहीं किया, उससे कम किया, तो जो हमारी क्यूब की स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे M20 जो कंक्रीट है, M25 है, हमारा जो क्लासिफिकेशन है उसको हम डिस्कस करेंगे M20 से लेके M40 तक।
जो हमारा M20 है हम उसको बोलते हैं माइल्ड कंक्रीट, जो M25 है उसको बोलते हैं मॉडरेट कंक्रीट, M30 सवर कंक्रीट, M35 वेरी सवर कंक्रीट एंड M40 एक्सट्रीम कंक्रीट। ये हमने कुछ मिक्स ऑफ कंक्रीट्स को क्लासिफाई कर रखा है। अब हम बात करते हैं कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन के। कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन में हमने देखा था कि जो M होता है वो हमारे मिक्स को डिनोट करता है, और जो हमारा आगे नंबर लिखा होता है नंबर, वो हमारी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है न्यूटन पर mm² में। तो हम अब देखेंगे कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन। दो तरीके के मिक्स थे कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन। कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन दो तरीके के हमारे पास मिक्स हुआ करते थे। एक हमारे पास था नॉमिनल मिक्स और दूसरा हमारे पास था डिज़ाइन मिक्स। डिज़ाइन मिक्स, जो हमारा नॉमिनल मिक्स है M5, M10, M15 एंड M20, लेस देन M20 के लिए यूज़ होता है। जब हम M20 से ज़्यादा कर लेंगे तो हमारा वो ओनली डिज़ाइन मिक्स ही कहलाएगा। फिर हम उसके अंदर डिज़ाइन मिक्स ही का क्राइटेरिया लेंगे, नॉमिनल मिक्स का नहीं लेंगे। लेकिन अगर मिक्स कंक्रीट हमारा M20 से कम का है तो हम नॉमिनल मिक्स लेंगे। नॉमिनल मिक्स में हमारी जो वैल्यूज़ होती है, हमारा जो रेशियो होता है सीमेंट, फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट का, सीमेंट, फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट का ये कांस्टेंट लेते हैं हम। और डिज़ाइन मिक्स में हम इसको वेरी कर सकते हैं हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो जो हमारा M5 है उसके अंदर होती है 1:5.33 रेशियो 10.67। M10 के लिए 1:3.2 रेशियो 6.4। M15 के लिए 1:2.2 रेशियो 4.4 और M20 के लिए 1:1.67 3.33। ये हमारी सीमेंट है, ये हमारे फाइन एग्रीगेट हैं, ये हमारे कोर्स एग्रीगेट है। फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट का रेशियो नॉमिनल मिक्स के अंदर हम 1:2 ही लेते हैं। तो ये हमारी हो गई M5, M10, M15, M20 के नॉमिनल मिक्स में हमारा सीमेंट, फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट का रेशियो। अब डिज़ाइन मिक्स के अंदर हम M20 से ज़्यादा कंक्रीट के लिए यूज़ करते हैं और हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उसका कॉम्पोजिशन चेंज कर सकते हैं, हम उसका रेशियो चेंज कर सकते हैं। जो हमारी मीन स्ट्रेंथ है वो क्या होती है FCK प्लस 1.65 टाइम्स सिग्मा। सिग्मा हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन, FCK हमारी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। जैसे अगर कि हम M20 यूज़ कर रहे हैं तो हमारे FCK की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20, और सिग्मा हमें M20 के बारे में पता ही है, जो कि हमने यहाँ पे ऊपर डिस्कस कर लिया है। M20 के लिए क्या है 4। तो ये हमारे हो गई डिज़ाइन मिक्स की बात। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा इसके बाद कि जो हमारी स्ट्रेंथ होती है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, उसको हम जब डिज़ाइन करते हैं तो कुछ फैक्टर ऑफ सेफ्टी से हम उसको डिवाइड करने के बाद बताते हैं। मतलब जो हमारी एक्चुअल स्ट्रेंथ जो हम लेते हैं वो हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। जो हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है वो FCK और फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम इसके केस में लेते हैं 1.5, तो 0.67 टाइम FCK। हम डिज़ाइन तो FCK के लिए करते हैं, लेकिन हम जो आगे बताते हैं स्ट्रक्चर को कि ये कितना लोड ले सकता है, कितना स्ट्रेस ले सकता है, वो हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी करने के बाद लेते हैं। कि जैसे हमने कोई स्ट्रक्चर बनाया, उसकी एक्चुअल तो हमारी 200 न्यूटन पर mm² उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है लेट अस सपोज, लेकिन हम बताएंगे कि इसकी स्ट्रेंथ 150 ही है, 150 ही है। जिससे क्या होगा कि कोई भी अगर उसके ऊपर स्ट्रेस लगाएगा तो वो 150 को लिमिट मान के लगाएगा, ऐसा नहीं कि वो 200 को लिमिट मान के लगाएगा। तो हमने इसमें क्या किया, जो 50 का गैप है, तो मतलब हमने इसको 50 न्यूटन पर mm² से उसको सेव कर दिया हमारे स्ट्रक्चर को। अब हम उसके ऊपर लिखेंगे क्या कि 150 न्यूटन पर mm² ही ये हाईएस्ट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ झेल सकता है। हमने रियल में तो 200 का बनाया था,
हमने बताया 150 ही है, तो लोग उसके ऊपर 150 का ही अप्लाई करेंगे, जिससे हमारा स्ट्रक्चर सेफ रहेगा। अब जब भी वो 200 की लिमिट में पहुंचेगा तब हमारा वो स्ट्रक्चर फेलियर शो कर सकेगा। तो इसी हम होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। इसीलिए हम जो स्ट्रेंथ हम बताते हैं तो वो कितनी लेते हैं, 0.67 टाइम ऑफ FC के एक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ का 1 डिवाइडेड करेंगे जब 1.5 से, तब जो हमें स्ट्रेंथ मिलेगी वो हम करते हैं डिज़ाइन स्ट्रेंथ। अब नेक्स्ट आता है हमारा फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ। फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ इसको हम FCR से डिनोट करते हैं, जो कि कितनी होती है 0.7 रूट ऑफ FC के। और फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ क्या होती है, जो हमारी फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ है वो किस काम के लिए आती है, इट्स यूज टू डिटरमाइन द ऑनसेट ऑफ क्रैकिंग और द लोडिंग एट विच क्रैकिंग स्टार्ट्स इन स्ट्रक्चर। ये हमारी वो स्ट्रेंथ है जहाँ पे हमारे स्ट्रक्चर के अंदर क्रैक्स आने लगे लोड की वजह से। लोड की वजह से जब हमारे स्ट्रक्चर में क्रैक्स आने लगे तो हम उसको बोलते हैं फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ। वो कितनी होती है, 0.7 टाइम ऑफ रूट ऑफ FC के। ये हमारी फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ हो जाएगी। फिर नेक्स्ट आती है स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ, जिसको हम FCT से लिखते हैं, स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ। वो कंक्रीट के केस में कितनी होती है, 0.66 टाइम ऑफ FCR। और FCR कितना था, 0.66 टाइम हो। अगर हम इसको FCK में लिखें तो 0.7 इंटू रूट ऑफ FCK। और जो हमारे डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, हमारी डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट होती है, वो होती है 0.5 माइनस 0.625 FCR। ये हमारी होती है डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ये हमारी होती है स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। और ये हमारी फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। और ये हम जनरली स्ट्रेंथ जो यूज़ करते हैं। तो ये हमारी स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट हो गई। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ कंक्रीट। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर कंक्रीट। जनरली हम क्यूब्स के लिए चेक करते हैं, जो डायमेंशन होता है जिसका 150 इंटू 150 इंटू 150। कुछ लोग इसको सिलेंडर में करते हैं, सिलेंड्रिकल में, जिसकी जो डायमेंशन होती है वो 150 इंटू 300 इसकी लेंथ, और जो इसका डायमीटर होता है वो 150, ये रख के करते हैं। अब जो क्यूब की स्ट्रेंथ है वो होती है 10/8 मीन्स 5/4 टाइम्स ऑफ द सिलेंडर। हमारी जो क्यूब स्ट्रेंथ है वो हमारी 5/4 टाइम ऑफ सिलेंड्रिकल स्ट्रेंथ होती है। या फिर हम इसको बोल सकते हैं सिलेंड्रिकल स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू 0.8 टाइम ऑफ क्यूब स्ट्रेंथ। अब जब हम UTM के अंदर इसको प्लेस करते हैं तो हमारी क्यूब की स्ट्रेंथ ज़्यादा निकल के आती है एज़ कम्पेयर टू सिलेंड्रिकल स्ट्रेंथ। अब स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की बात करते हैं। जो हमारा कंक्रीट होता है वो टेंशन के अंदर अच्छा नहीं होता है और कंप्रेशन के लिए अच्छा होता है। तो ये टेंशन में हमारा स्ट्रेन जो है वो डिफॉर्मेशन बहुत ही कम देता है हमारा कंक्रीट। इसका ग्राफ जो होता है कुछ इस टाइप से बनता है। अब जैसे जैसे हम ग्रिड बनाएंगे तो ये ग्राफ कुछ इस टाइप से होगा, कुछ इस टाइप से। 0.002 जब स्ट्रेन होगा, इस टाइप हमारा स्ट्रेन है, तो यहाँ हमारा स्ट्रेस है।
0.002 जब हमारा स्ट्रेन होगा उस टाइम स्ट्रेस यूज्ड सबसे ज़्यादा होगा। तो ये हमारा उस टाइम जो स्ट्रेस होगा वो पीक पॉइंट पे होगा, या हम उसको बोल सकते हैं पीक स्ट्रेस। और पीक स्ट्रेस के 0.6 टाइम्स, मतलब 0.6 टाइम्स जब हम पीक स्ट्रेस करेंगे तो जो वैल्यूज़ आएगी हमारे पास, लेट्स सपोज इसका पीक टाइम यहाँ है, तो जो ये ग्राफ होंगे उस लेंथ तक, इस ग्राफ का यहाँ है, इस ग्राफ का लेटर सपोज यहाँ तक ही है और इसका कुछ यहाँ तक है, तो ये हमारी जो होंगी ये स्ट्रेट लाइन्स होगी। पीक स्ट्रेस के 0.6 टाइम तक जो हमारे ग्राफ होंगे ये लीनियर से होंगे, 0.003 एंड 0.004। इसके बाद हमारा ये फेलियर आ जाएगा, ये हमारी क्रशिंग स्ट्रेन हो जाएगी, यहाँ पे हमारा कंक्रीट क्रश हो जाएगा। जो हमारे लोअर ग्रेड कंक्रीट होते हैं, लोअर ग्रेड कंक्रीट वो मोर डक्टाइल होते हैं और लेस ब्रिटल होते हैं, लेस ब्रिटल मोर डक्टाइल। जो हमारे लो ग्रेड कंक्रीट होते हैं वो ब्रिटल नेचर के कम होते हैं थोड़े से। ब्रिटल नेचर के कम होना मतलब ये, और हाई डक्टिलिटी होना, इसका मतलब ये ज़्यादा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन शो करते हैं लो ग्रेड कंक्रीट। जो हाई ग्रेड कंक्रीट होते हैं वो हमारी प्लास्टिक नेचर की जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है वो बहुत ही ज़्यादा कम करेंगे, वो बहुत ही ज़्यादा ब्रिटल होंगे और बहुत ही कम हमारे वो डक्टाइल नेचर के होंगे। कंक्रीट की जब स्ट्रेंथ अल्टीमेट होगी, जब हमारी पीक स्ट्रेस पे होगी, उस टाइम जो हमारे स्ट्रेन की वैल्यू होगी वो होगी 0.002। ये होता है हमारा अल्टीमेट स्ट्रेन, अल्टीमेट स्ट्रेंथ के टाइम। कंक्रीट जब अल्टीमेट स्ट्रेंथ पे होगा उस टाइम जो इसका स्ट्रेन होगा कंक्रीट का वो 0.002 होगा। 0.002 पे ये हमारी अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट है, या हम उसको बोले पीक स्ट्रेस है। फ्लेक्सर के केस में, फ्लेक्सर मतलब क्रैकिंग के टाइम, जो हमारा क्रशिंग के टाइम हम बोल सकते हैं, तो उस टाइम जो हमारा स्ट्रेन होगा वो 0.0035 होगा, या हम बोल सकते हैं 30.35%, या हम इसको बोल सकते हैं 0.2%। तो 0.35% या 0.0035 पे जब हमारा स्ट्रेन पहुंच जाएगा उस टाइम हमारे जो कंक्रीट है वो क्रशिंग शो कर देगा। फ्लेक्सर का मतलब हमारे क्रैक शो करने लग जाएगा, क्रशिंग शो करने लग जाएगा। तो कंक्रीट का जो फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ पे हमारी जो स्ट्रेन की वैल्यू होती है वो 0.0035 होती है, और अल्टीमेट स्ट्रेंथ के टाइम जो उसकी वैल्यू होती है 0.002 होती है। अब स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करते हैं कंक्रीट की। स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन 3 तरीके के, रेक्टेंगुलर स्ट्रेन, सेकंड टाइप का ट्रेपेजॉइड स्ट्रेन, ट्रेपेजॉइडल स्ट्रेन, और थर्ड टाइप का हमारा ट्रायंगुलर स्ट्रेन, ट्रायंगुलर स्ट्रेन। स्ट्रेन की वैल्यू 0.2% तक, स्ट्रेन की वैल्यू 0.2% से लेके 0.35% तक, और स्ट्रेन की वैल्यू 0.35% तक। तो जो हमारे स्ट्रेन होंगे वो रेक्टेंगुलर और ट्रेपेजॉइडल और ट्रायंगुलर शो होंगे कुछ इस टाइप से। जीरो 0.2%, ये हमारा मान लो यहाँ से यहाँ तक 0.35%, 0.35%। तो 0.2% तक जो ये हमारा स्ट्रेन है वो रेक्टेंगुलर है। 0.2 से लेके 0.35 तक ये हमारा कुछ ट्रेपेजॉइडल है, कुछ यहाँ तक, और उसके बाद हमारा ट्रायंगुलर है, ये पूरा ट्रायंगुलर है। तो ये 3 टाइप के हमारे स्ट्रेन कंक्रीट शो करता है।
फिर उसके बाद आती है डिज़ाइन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। डिज़ाइन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, जब हम डिज़ाइन करेंगे उस टाइम का जो हमारा कर्व होगा वो कितना होगा, कंक्रीट का किस टाइप का कर्व होगा, तो वो कर्व कुछ इस टाइप से होगा। फिर यहाँ पे स्ट्रेट लाइन होगी, ये स्ट्रेन की वैल्यू 0.0035 के पास, यहाँ स्ट्रेन है, यहाँ स्ट्रेस है, ये वैल्यू हमारी होगी 0.002, और जो इस टाइम पे जो हमारी स्ट्रेस की वैल्यू होगी, पीक स्ट्रेस होगी, वो हम डिज़ाइन स्ट्रेस लेते हैं 0.67 एफ के अपॉन गामा। ये जो गामा है, गामा एम, ये सेफ्टी पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, जिसकी वैल्यू लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के अंदर 1.5 होती है और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी के अंदर 1 होती है। लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी एंड लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, ये हम आगे वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा हो गया डिज़ाइन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर कंक्रीट। फिर हम करते हैं रीइंफोर्समेंट के ऊपर बात। रीइंफोर्समेंट, जो हम रीइंफोर्समेंट यूज़ करते हैं कंक्रीट के अंदर, वो जनरली हम यूज़ करते हैं स्टील। जो हमारे स्टील होते हैं IS 456/2000 के अकॉर्डिंग 3 कैटेगरीज, FE 250, FE 415 एंड FE 500। ये हमारे हैं HYST, ये हमारा है माइल्ड स्टील। इसमें जो नंबर है वो होती है यील्ड स्ट्रेंथ, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, या हम बोल सकते हैं यील्ड स्ट्रेंथ। ये 250, 415 एंड 500 ये भी होती है न्यूटन पर mm स्क्वायर के अंदर। 3 तरीके के स्टील हमारा टेंशन के अंदर अच्छा होता है और डक्टाइल नेचर का होता है, लार्ज डिग्री ऑफ डिफॉर्मेशन शो करता है। अब जो स्टील है उसके जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है वो कुछ इस टाइप से होते हैं। जो हमारा माइल्ड स्टील है उसका कुछ इस प्रकार से। फिर जो हमारा HYSD है वो कुछ इस टाइप से होते हैं। ये हमारा FE 500, FE 415, FE 250। इस केस में जो लोअर यील्ड पॉइंट होता है वो हमारी यील्ड स्ट्रेंथ होती है। अब इसके अंदर कोई यील्ड पॉइंट नहीं है, कोई स्पेसिफाइड यील्ड पॉइंट नहीं आ रखा है, इसमें सिर्फ इलास्टिक पॉइंट तक ही हमारे पॉइंट नज़र आ रहे हैं, इसमें यील्ड पॉइंट नज़र नहीं आ रही। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि 0.002 या 2.2% स्ट्रेन के अंदर हम इस लाइन के पैरेलल एक लाइन खींचते हैं जो यहाँ टच हो रही है, तो ये हो गई 415, ये हमारी स्ट्रेंथ हो गई 500। ये हमारे ट्रू स्ट्रेस भी कहलाते हैं। ये हमारी यील्ड स्ट्रेंथ हो जाएगी हमारी HYST के अंदर। ये हमारे माइल्ड स्टील के अंदर तो हमें 2 क्रिटिकल पॉइंट दिखते हैं, ये हमारा अपर यील्ड पॉइंट, ये हमारा लोअर यील्ड पॉइंट है। तो माइल्ड स्टील के अंदर तो हमें ये दिख रहा है लेकिन यहाँ पे नहीं दिखता है, इसीलिए हम यहाँ पे एक पैरेलल लाइन खींचते हैं 0.002 पे स्ट्रेन के ऊपर। तो जो हमें उसके रिगार्डिंग जो स्ट्रेस की वैल्यू मिलती है वही हमारी यील्ड स्ट्रेस होती है उस स्टील के लिए। उस टाइम पे जो हमारी स्ट्रेन होगी, यील्ड स्ट्रेंथ के ऊपर जो हमारी स्ट्रेन होगी वो होगी FY अपॉन EY प्लस 0.002। ये हमारी हो जाएगी स्ट्रेन की वैल्यू एट द पॉइंट ऑफ यील्ड स्ट्रेंथ। और जो हमारी EY है वो 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर, इलास्टिक मॉडुलस ऑफ
उसकी वैल्यू आ जाएगी 2 × 10⁵ स्टील के केस में यही वैल्यू होती है इलास्टिक मॉडुलस की। अब जो स्टील है, जो हमारा स्टील है, उसको अगर हम स्ट्रेचिंग एंड ट्विस्टिंग करेंगे, बार बार उसको स्ट्रेच करेंगे, ट्विस्ट करेंगे, मोड़ेंगे, स्ट्रेचिंग एंड ट्विस्टिंग अगर हम स्टील की करते हैं तो वो ब्रिटल नेचर का होने लगता है, उसकी डक्टिलिटी लूज़ होती रहती है, उसका ब्रिटल नेचर इंक्रीज होता रहता है, डक्टिलिटी वो खोने लगता है। जो ब्रिटल मटेरियल्स होते हैं वो फेलियर शो करते हैं बिना कोई इंडिकेशन के, वो इंडिकेशन नहीं देंगे और टूट जाएंगे। जो डक्टाइल नेचर के होते हैं वो फेलियर शो होने से पहले ही हमें इंडिकेशन देने लग जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा एलोंगेट होने लग जाते हैं, उनका सरफेस एरिया बहुत कम हो जाता है। जैसे ये वायर है, ये कुछ इस टाइप से होने लगेगा, हमें इंडिकेशन मिल जाएगा कि अब यहाँ पे क्रैकिंग हो रही है। लेकिन इसके केस में डक्टाइल ब्रिटल के केस में क्या होगा, फोर्स अप्लाई करते जाएंगे, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, और अचानक से 2 टुकड़े हो जाएंगे। ये हमारा ब्रिटल एंड डक्टाइल के बीच में डिफरेंस आ गया। तो HYSD के केस में हमारा जो ग्राफ था कुछ इस टाइप से था। तो हम 0.002 पे स्ट्रेन के ऊपर हम एक पैरेलल लाइन खींचते थे, जो जहाँ टच होती थी वो हमारी यील्ड स्ट्रेंथ होती थी HYSD के अंदर, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार्स के ऊपर। तो ये हमारी जो स्ट्रेंथ है, यील्ड स्ट्रेंथ, इसको अपन प्रूफ स्ट्रेस भी कहते हैं, प्रूफ स्ट्रेस। अब जो हमारा माइल्ड स्टील है वो फेलियर कहाँ शो करने लगेगा, वो 23% एलोगेशन के ऊपर ही फेलियर शो करने लग जाएगा। और जो हमारा HYSD है वो 14.5% के ऊपर एलोंगेशन के ऊपर फेलियर शो करने लग जाएगा। तो ये हमारा माइल्ड स्टील एंड HYSD के ऊपर हो गया। अब हमारा था डिज़ाइन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। डिज़ाइन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हमने सबसे पहले कंक्रीट के लिए डिज़ाइन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखे थे, जिसमें हमने गामा को फैक्टर ऑफ सेफ्टी मान के इसकी स्ट्रेंथ के साथ डिवाइड कर लिया था। हमारी स्ट्रेंथ जो होती है वो 0.67 टाइम ऑफ FCK होती है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के 0.67 टाइम, जो क्या थी FCK का 1.5। तो ये 0.67 टाइम FCK हमारी स्ट्रेंथ हुआ करती थी, वो हमने यहाँ पे डिस्कस की थी ऊपर। जो हमारी स्ट्रेंथ है वो 0.67 टाइम ऑफ FCK हुआ करती थी, यहाँ पे हमने डिस्कस किया था इसको 0.67 टाइम ऑफ FCK, 0.67 टाइम ऑफ FCK। फिर हमने इसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के अंदर गामा की वैल्यू तो वो 1.5 होती है और सर्विसिबिलिटी के केस में वो 1 होती है। तो वैसा ही ग्राफ हम यहाँ पे भी बनाएंगे, डिज़ाइन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर स्टील, वो कंक्रीट के लिए था। तो यहाँ पे कुछ इस टाइप से ग्राफ होगा। कंक्रीट के केस में जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है वो हम FCK से लिखते हैं और स्टील के केस में FY से लिखते हैं। तो कुछ ग्राफ इस टाइप का होगा, यहाँ से यहाँ पे कुछ, ये हमारा स्ट्रेन की वैल्यू, यहाँ पे हमारी कुछ वैल्यू आएगी FY। तो FY को जब हम गामा से डिवाइड करेंगे, ये गामा भाई सेम कोलैप्स के केस में 1.5 एंड सर्विसिबिलिटी के केस में 1। लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के अंदर गामा की वैल्यू 1.5 हो जाएगी और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी के अंदर 1 हो जाएगी। तो ये हमारी जो हो जाएगी, ये हमारा हो जाएगा डिज़ाइन स्ट्रेस इन केस ऑफ स्टील। तो रीइंफोर्समेंट के केस में हमारा जो स्ट्रेस है वो FY अपॉन गामा हो जाएगा, FY अपॉन गामा। अब जो हमारा RCC के अंदर जो फेलियर है, हमारे RCC के अंदर जो फेलियर है वो हमेशा कंक्रीट क्रशिंग से ही होगा। जो RCC का फेलियर है वो हमेशा कंक्रीट क्रशिंग की वजह से होगा, वो कभी भी स्टील के ज़्यादा डिफॉर्मेशन के कारण नहीं होगा।
स्टील के प्लास्टिक नेचर के बारे में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर स्टील जब भी अपनी अल्टीमेट स्ट्रेंथ लेगा उस स्ट्रेंथ तक तो कंक्रीट हमारा क्रश भी हो चुका होगा, क्रशिंग शो कर देगा उस स्ट्रेंथ से पहले ही, बहुत ज़्यादा पहले ही। तो हमेशा आरसीसी के अंदर जो फेलियर होता है वो कंक्रीट की क्रशिंग के कारण ही होता है, क्योंकि अगर स्टील के कारण होना होगा तो स्ट्रेंथ को पहले अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द स्टील के तक जाना पड़ेगा। जब वो यहाँ तक पहुँच जाएगी तो उससे पहले ही कंक्रीट हमारा क्रश हो चुका होगा। तो जो फेलियर है वो हमेशा आरसीसी की वजह से, आरसी में जो होगा वो कंक्रीट की वजह से ही होगा। फिर हम जो आगे देखते हैं वो होता है हमारे डिज़ाइन मेथड्स, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। डिज़ाइन मेथड्स के अंदर हमारे 3 तरीके के मेथड्स आते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है WSM, वर्किंग स्ट्रेंथ मेथड। फिर आता है हमारा अल्टीमेट लोड मेथड। इनको हम एक एक करके नेक्स्ट लेक्चर से डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। और फिर हमारा आता है लिमिट स्टेट मेथड। तो हम इन तीनों मेथड्स को भी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब जो हमारी लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी है, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी वो होती है क्रैक्स, वाइब्रेशन, लीकेज, लॉस ऑफ ड्यूरेबिलिटी के कारण, जिनको हम सर्विस कर सकते हैं। और लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के अंदर हमारे आते हैं बकलिंग, फैटिग, ओवरटर्निंग, स्लाइडिंग। इनको हम रिपेयर या फिर हम सर्विस इसकी नहीं कर सकते, इनको परमानेंटली हटा के हमें नया स्ट्रक्चर ही लगाना पड़ता है। तो ये हमारा आता है लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में डिफरेंस। तो आज के लेक्चर में हमने सबसे पहले आरसीसी के बारे में देखा, उसके 2 पार्ट्स के बारे में, उसका सबसे पहले कंटेंट्स देखे। फिर हमने इंट्रोडक्शन में सबसे पहले प्लेन कंक्रीट के बारे में पढ़ा। देन हमने आरसीसी इंट्रोड्यूस करते हुए स्टील के बारे में पढ़ा, क्यों हम स्टील यूज़ लेते हैं ये पढ़ा। देन हमने ग्रेड ऑफ कंक्रीट के बारे में देखा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ देखी। फिर हमने एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया देखे, IS 456 2000 के से लिए गए। फिर कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को हमने यहाँ पे डिफाइन किया। देन हमने कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन के अंदर 2 तरीके के मिक्स के बारे में डिस्कस किया। इस डिज़ाइन मिक्स को हम आगे फर्दर डिटेल में देखेंगे अपकमिंग लेक्चर में। नॉमिनल मिक्स ये एक्सपीरियंस बेसिस में लिया जाता है। देन हमने स्ट्रेंथ, कंक्रीट की स्ट्रेंथ डिस्कस की जो 0.67 टाइम ऑफ FCK होती है। देन हमने फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ देखी, हमने स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ देखी, हमने डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ देखी। देन हमने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर कंक्रीट के लिए डिस्कस किया, हमने ग्राफ प्लॉट किए। देन हमने स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन देखे, रेक्टेंगुलर स्ट्रेन, ट्रेपेजॉइडल स्ट्रेन, ट्रायंगुलर स्ट्रेन के बारे में देखा। देन डिज़ाइन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर कंक्रीट देखा। देन हमने रीइंफोर्समेंट के बारे में पढ़ना चालू किया, स्टील के बारे में डिस्कस किया। फिर HYSD एंड माइल्ड स्टील के लिए हमने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखे एंड उसके लिए हमने डिज़ाइन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व भी देखा। एंड देन हमने यहाँ पे डिज़ाइन मेथड के बारे में देखा है। अब इन मेथड्स को हम नेक्स्ट लेक्चर से डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम सबसे पहले लिमिट स्टेट मेथड को आगे बढ़ाएंगे। तो अगर आपकी ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड अगर कोई सजेशन या फिर कोई डाउट हो तो कमेंट करें। थैंक यू।